हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए बेटा 22 सितंबर को एमडी के टेस्ट है। तकरीबन एक महीना कुछ दिन है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि एक महीना है, कंप्लीट 30 दिन है। तो बेटा इस 30 दिन के अंदर अंदर कैसे अपनी स्टडी करना है, कैसे कोर्स कंप्लीट करना है, कैसे रिवीजन करना है कंप्लीट सिलेबस का, कैसे अपनी वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, हो सकता है उनमें आप वीक हो सकता है आप फिजिक्स में वीक हो सकता है आप केमिस्ट्री में वीक हो, उस उनकी कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, उनकी एमसीक्यूज आपसे नहीं हो पा रहे हैं। मतलब वीक एरियाज को सर कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सर, जो जिस कोचिंग में हम पढ़ते हैं या एकेडमी में हम पढ़ते हैं, वहाँ पे हमने टेस्ट दिए, हमारा स्कोर तकरीबन 120 130 आता है। लेकिन सर सिलेक्शन के लिए तकरीबन 170 180 स्कोर होने चाहिए, फिर जाके सिलेक्शन होता है। क्या सर कोई ऐसा मेथड है, कोई ऐसा टेक्निक है या स्ट्रेटजी है जिसको फॉलो करके हम 120 से 180 तक पहुंचे, ताकि एमडी के टेस्ट दे वहाँ हमारा स्कोर 180 170 आए। तो देखिए बेटा ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर उस स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 22 सितंबर को एमडी के टेस्ट देने जा रहा है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने यहाँ कंप्लीट स्ट्रेटजी स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग के साथ बताऊंगा कैसे आप इस प्लानिंग को फॉलो करके आपकी भी 180 170 स्कोर एमडी केट में आ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए बेटा हमारे पास ये प्लेन 15 डेज का प्लेन यहाँ पे लिखा हुआ है, 15 डेज का यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन प्लेन को एक्सप्लेन करने से पहले आपके अंदर एक चीज होनी चाहिए, वो क्या है? स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। देखिए बेटा आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम होना चाहिए, आपके अंदर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि भाई किसी सूरत इस साल मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। अगर मुझे 6 घंटे पढ़ूंगा, 8 घंटे पढ़ूंगा, अगर 10 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन अपना सिलेक्शन करवा के रहूंगा। तो आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, अपने ड्रीम्स को हासिल करने के लिए आपके अंदर आग होनी चाहिए। भाई एनी हाउ मैं इस साल अपना सिलेक्शन करवाऊंगा। अगर आपके अंदर ये है, आपके अंदर सेल्फ स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जिनके अंदर सेल्फ स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है, तो उनके लिए वीडियो बहुत मुफीद एंड कारआमद होने वाला है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा स्टार्टिंग की 15 डेज है, उन 15 डेज आपको क्या करना है? आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है। कौन सिलेबस? जो पीएमडीसी ने आपको सिलेबस दिया है, वो कंप्लीट सिलेबस आपको फॉलो करना है। फुल कंसंट्रेशन आपका अपने सिलेबस पे होना चाहिए, फुल फोकस आपका उस सिलेबस पे होना चाहिए। इधर उधर की चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आपको जस्ट क्या करना है? फोकस करना है अपनी सिलेबस पे। देखिए पीएमडीसी का जो सिलेबस है बेटा, उसमें क्या क्या होता है? उसमें फिजिक्स है, उसमें बायो है, केमिस्ट्री है, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश। ये आपका कंप्लीट कोर्स। इसमें मेरा कितने चैप्टर हैं? 13 चैप्टर है, तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इसमें कितने हैं? इसमें 13 है, और केमिस्ट्री में थोड़ा एक्स्ट्रा है 19। थोड़ा ये हमारा पास कंप्लीट कोर्स है। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के भी वहाँ पे कोर्स कंटेंट गिवन है। तो आपके पास कोर्स कंटेंट का एक प्रिंट होना चाहिए। मोबाइल में पीडीएफ कोशिश करें ना पढ़ें, क्योंकि अगर आप पीडीएफ पढ़ रहे हो सकता है आपको कोई मैसेज आ गया होगा, तो फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, अगेन आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए आपके पास मोबाइल नहीं होनी चाहिए। आपके पास जस्ट क्या होनी चाहिए? मोबाइल आपके पास जस्ट उसकी एक फ़ोटो कापी होनी चाहिए, और आपने उसी से पढ़ना है। आप किसे पढ़ोगे बेटा? आप ऐसे पढ़ो जैसे अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो जो आपके पास कोर्स कंटेंट है उसका पहला टॉपिक आपने पढ़ा है, उसके ऊपर ऐसे मारो भाई ये हो गया टॉपिक। फिर आपने दूसरा टॉपिक पढ़ा तो उसके ऊपर ये टिक मारो उससे भाई ये भी हो, डन। तीसरा टॉपिक पढ़ा उसके ऊपर ये लिखो भाई, डन। तो इसी तरह आपको सारे टॉपिक्स जितनी भी कोर्स कंटेंट है वो 15 डेज के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। ओके, लेकिन बेटा पढ़ना कैसे? पढ़ना ऐसे है, एक टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, वो टॉपिक इसी तरह इस तरह पढ़ो कि उस टॉपिक में से किसी भी किस्म की क्वेश्चन या एमसीक्यूज आपसे पूछा जाए, वो एमसीक्यूज आपसे सॉल्व होने चाहिए। अगर एमसीक्यूज आपसे उस टॉपिक से रिलेटेड पूछा जा रहा है, आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब आपने टॉपिक अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है। तो कोशिश करें टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर कर। देखिए बेटा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोर्स कंप्लीट करने के पीछे भागते हैं।
पहला टॉपिक पढ़ा हुआ अच्छी तरह क्लियर नहीं है, फिर दूसरे टॉपिक की तरफ भाग रहे हैं, दूसरा क्लियर नहीं है, तीसरे की तरफ भाग रहे हैं, तो बेटा ऐसा मत कर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे दोस्त मेरे ऐसे हैं जिन्होंने अच्छी तरीके से कोर्स कवर करने की बजाय कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश किया, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम दिया नहीं हुआ, सेकंड दिया नहीं हुआ, थर्ड दिया उन्होंने फिर भी नहीं हुई। क्यों बेटा? क्योंकि उन्होंने अच्छे तरीके से सिलेबस को कवर नहीं किया। तो आपके लिए ये है कि आप जो टॉपिक पढ़ो वो आपका 100% क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई आपकी मन में डाउट नहीं होना चाहिए। ये चीज़ हो गया। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या फिजिक्स या बायो जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसको इसी तरह, उसकी हर एक टॉपिक को इसी तरह पढ़ना है, कोई चीज़ रह नहीं चाहिए। ओके, उसके बाद बेटा आपने टॉपिक पढ़ा है, चैप्टर पढ़ा, उसके बाद उसकी 150 से लेके 200 MCQs ज़रूर करने, 150 से लेके 200 MCQs ज़रूर करने। वो MCQs कहाँ से करोगे बेटा? वो MCQs आपको करने हैं प्रैक्टिस बुक से। आपके पास प्रैक्टिस बुक होगा, उस प्रैक्टिस बुक को फॉलो करके आपने 150 से 200 MCQs करें। आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ 150 से 200 MCQs, अदरवाइज आप 300 से 400 MCQs करते। क्यों बेटा? इतने MCQs करने से क्या फ़ायदा? लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर 150-200 MCQs करोगे फिर आपका माइंड वर्क करना स्टार्ट करेगा, आपकी माइंड की एफिशिएंसी बढ़ेगा। जब आप टेस्ट में बैठोगे, टेस्ट वाले दिन, MDK वाले टेस्ट वाले दिन बैठोगे, फिर आपका माइंड वर्क करना स्टार्ट करेगा। हाँ भाई, ये मैंने जब मैं प्रैक्टिस बुक में MCQ सॉल्व कर रहा था, ये MCQ मैंने वहाँ पे सॉल्व किया था, इस टाइप के MCQ मैंने वहाँ पे सॉल्व किए थे। फिर वही लॉजिक यूज करके आप अपनी MDK की MCQ सही कर पाते। तो इसका मतलब जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना जो है आपका वो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा, अच्छी तरीके से उस MCQ को कर पाओगे। तो बेटा अब ये सही कहा गया कि भाई प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो अगर आप परफेक्ट बनना चाहते हैं तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको तो MCQs की प्रैक्टिस करें। देखिए 150 से 200 MCQs आपने प्रैक्टिस किए, उसमें से जितने भी MCQs आपकी गलत हो गए, सही है, जो MCQs आपकी गलत हो गए बेटा फिर उन MCQs के ऊपर फोकस करें। भाई ये MCQs गलत हुए थे, क्यों गलत हुए? कौन सी ऐसी कॉन्सेप्ट है जो मैंने नहीं पढ़ा, उसकी वजह से मेरे MCQs गलत हुए? फिर उन MCQ को अच्छे तरीके से पढ़ें, उनकी कॉन्सेप्ट को अगेन समझें। भाई ये MCQs किस लॉजिक की तहत आए थे लेकिन मुझसे नहीं हो पाए, तो समझने की कोशिश करें। ओके, यहाँ तक क्लियर है बेटा? उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई। और आपको क्या फॉलो करना है? आपको नोट्स फॉलो करने हैं। जिस अकेडमी में आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे नोट्स हैं, उन अकेडमी की नोट्स होंगे, नोट्स फॉलो करें। टेक्स्ट बुक को ज़रूर पढ़ें। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, जस्ट नोट्स पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि नोट्स में सारी चीज़ें हैं, ब्रीफली लिखे हुए हैं, नोट्स सही हैं, लेकिन बेटा टेक्स्ट बुक ज़रूर पढ़ें। आप जिस प्रोविंस से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे आप सिंध से हो, KPK से हो, पंजाब से हो या बलूचिस्तान, जिस बोर्ड से आप हो उस बोर्ड की टेक्स्ट बुक को ज़रूर फॉलो करें। क्यों? तो काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है टेक्स्ट बुक की लाइनों में से MCQs निकाले जाते हैं MDK टेस्ट में। फिर अगर आपने बुक नहीं पढ़ा फिर आपसे वो MCQs सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आपको टेक्स्ट बुक ज़रूर पढ़ना है और प्रैक्टिस बुक से आपने 100 से 200 MCQs हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस करने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गए हैं। और लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश, देखिए मेरा लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री ये सारे इसमें पढ़ लेते हैं, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग में क्योंकि इसको कब मार्क्स कम होते हैं, इंग्लिश के भी इतने मार्क्स होते नहीं हैं, तो बच्चे कम पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको सही बताऊं, आपका सिलेक्शन डिसाइड यहाँ से होता है, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश से। क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश में 20 MCQs है, तो अगर 20 में अगर आपकी 16 MCQs आ गई, बेटा कितना ज़्यादा फ़र्क है। अगर आपने बिल्कुल टाइम नहीं दिया, अगर आपकी वहाँ पे इंग्लिश में 4 या 6 MCQs सही हुए, तो बेटा आप खुद सोचें वहाँ पे एक MCQs की वजह से सिलेक्शन होता है MDK में। तो इसलिए लॉजिकल रीजनिंग यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस पढ़े हैं, कुछ टाइम निकाल के लाजमी लॉजिकल रीजनिंग को अच्छी तरह समझना है आपको। ओके, आपको रिस्क नहीं उठाना कि भाई लॉजिकल रीजनिंग को मैं छोड़ दूंगा, बस मैं ये 3 सब्जेक्ट पढ़ूंगा, भाई इंग्लिश को मैं नहीं करूँगा, इंग्लिश छोड़ूंगा, इसी कम स्कोर है। लेकिन आपने ये ज़रूर पढ़ने हैं बेटा, क्योंकि यहाँ से आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा। ये तो सारे बच्चे पढ़ते हैं, फिजिक्स हर स्टूडेंट पढ़ता है, बायो हर स्टूडेंट पढ़ता है, केमिस्ट्री पढ़ता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स रीजन जो लॉजिकल रीजन इंग्लिश को टाइम नहीं देते, लास्ट में जब उस इनकी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो बेटा उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गए होंगे। तो आपने क्या करना है, 15 डेज के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। नेक्स्ट 15 डेज है, उसमें क्या करना है,
आपको अच्छे तरीके से अपना सिलेबस एक बार दोबारा रिवीजन करना है। जो शार्ट नोट्स आपके पास हैं, जब आपने क्लास लिया होगा, अकेडमी पढ़ा होगा, वहाँ आपने शार्ट नोट्स बनाए होंगे, कंप्लीट चैप्टर एक पेज में आपने बनाया होगा। तो इसी तरह की नोट्स कोशिश करें, उनसे रिवीजन करें, क्योंकि वहाँ पे आपका टाइम सेविंग होगा। आप एक चैप्टर को 1 घंटा आधा घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप बुक से पढ़ोगे बेटा, तकरीबन 1.5 घंटा 2 घंटे लग सकते हैं आपको रिवीजन के लिए, क्योंकि जितना हो सके कम टाइम में रिवीजन हो तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा बेटा आपको FLPs देने हैं। FLPs पास पेपर ज़रूर अटैम्प्ट करें, क्योंकि यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा। FLPs और पास पेपर देने के बाद आप अपने आप को जज कर पाते हो, भाई मैंने FLPs दी, कौन कौन से ऐसे MCQs थे जो मेरे गलत हुए, क्या मैंने पास पेपर दिए, कौन से MCQs में गलत हुए, तो कहाँ कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं जिसकी वजह से मैं पास पेपर नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से मैं FLPs को सही सॉल्व नहीं कर पा रहा। तो बेटा इससे क्या होगा, इससे आप अपने आप को जज कर सकते हो, अपने आप को एनालाइज करोगे, भाई कौन से मेरे वीक एरियाज हैं, उन वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें ये 15 डेज के अंदर। ओके, इसके अलावा रिवीजन भी करो, FLPs भी दो, पास पेपर भी करें, लेकिन वो सब्जेक्ट जिसमें आप वीक हो तो रिवीजन भी साथ साथ उसी रिवीजन में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम उसी सब्जेक्ट को दें जिसमें आप वीक हो, क्योंकि बेटा इसी ड्यूरेशन में आप अपने उसी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हमेशा याद रखें, जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको एक्स्ट्रा टाइम दोगे ना, ऑटोमेटिकली वो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन जाएगा, वो आपको आसान लगेगा, भाई ये सब्जेक्ट तो आसान था, मैं इसको मुश्किल समझ रहा था। इसके अलावा बेटा अपनी मिस्टेक करेक्शंस देखिए, आपने FLPs दी, आपने पास पेपर अटैम्प्ट किया, आपने जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो 150 से 200 MCQ एक चैप्टर कर रहे थे, तो आपकी MCQs गलत हो रहे थे, वो सारे जितने MCQ गलत हो रहे थे उनको एक अलग पेज में लिखे तो उनको एनालिसिस करें, भाई MCQ में गलत हुए तो गलत होने की वजह क्या था, और उसको सही करें। उस कॉन्सेप्ट को, उनमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है उन कॉन्सेप्ट को यूज़ करके दूसरे MCQs करें, ताकि आपकी अच्छी तरीके से 100% प्रिपरेशन हो सके। फिर उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। लास्ट में आप कोशिश करें ऐसे टेस्ट अटैम्प्ट करें, 200 MCQs आपके MDCAT में हैं तो 200 MCQs की टेस्ट अटैम्प्ट करें, उसमें टाइम ड्यूरेशन फिक्स करके अपनी जगह जहाँ आप पढ़ाई करते हैं, स्टडी जो रूम है आपका या स्टडी टेबल है, वहाँ बैठ के एक टाइम फिक्स करें, भाई इतने ड्यूरेशन में मुझे अपना ये कंप्लीट टेस्ट देना है 200 MCQs का। फिर वो आप अटैम्प्ट स्टार्ट करें, टेस्ट अटैम्प्ट करना स्टार्ट करें। जब वो टाइम कंप्लीट होगा फिर उसी से आपको क्या पता चलेगा, उसी से आपको ये पता चलेगा आपको कि भाई मेरा स्पीड कितना है, क्या मैं टेस्ट को टाइम से कर पा रहा हूँ कि नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर अपनी स्पीड को बढ़ाओ, अगर कर पा रहे हो तो अच्छी बात है। तो इसी तरह 3-4 टेस्ट ज़रूर अटैम्प्ट करें। ऐसे क्या होगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आप कह रहे हैं कि सर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि भाई ये सारे टेस्ट में तो टाइम पे कर रहा हूँ, तो मैं MDCAT वाला टेस्ट भी टाइम पे करूँगा। इसके अलावा जो आप टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं वहाँ पे स्कोर आपका सही आ रहा है और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, वो ये होगा भाई मैं ये टेस्ट सारे कर रहा हूँ तो वहाँ भी मैं सारे इंशाल्लाह MDCAT वाले दिन में टेस्ट क्लियर करके आऊँगा। तो देखें दोस्तों, अगर आपने ये सारी चीज़ें मैंने बता रहा हूँ आपको, ये अगर आपने फॉलो किए, उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपकी 180 स्कोर आ सकते हैं और अपना सिलेक्शन करवा सकते हो। तो मेरा लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये, अपनी पेरेंट्स को कहें वो आपके लिए दुआएं करें, क्योंकि बेटा पेरेंट्स की दुआ और कबूल जल्दी होता है। तो कोशिश करें अपने पेरेंट्स को बोलो आपके लिए दुआएं करें, और ख़ुद नमाज पंक्चुअल 5 वक्त पढ़ें, कोशिश करें ज़रूर पढ़ें, ताकि वहाँ से अल्लाह ताला आपको मदद करेगा। और लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरा वो ये, आपने क्या करना है, बिल्कुल पैनिक में नहीं रहना है, आपने बिल्कुल टेंशन फ्री होके रहना है। आप ऐसा नहीं है कि भाई एक दिन गुजर गया आप टेंशन ले रहे हैं, दूसरा दिन गुजर गया फिर टेंशन ले रहे हैं। ऐसे अगर टेंशन लोगे बेटा फिर आपसे वो स्टडी नहीं होगा, आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा। तो इसलिए अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, पैनिक मत होएं, अपनी नींद 5-6 घंटे नींद भी करें, लेकिन जो टाइम आप पढ़ाई को दे रहे हैं उनको अच्छे तरीके से 100% अपनी पढ़ाई को दें, तो इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपका सिलेक्शन करे। ओके डियर स्टूडेंट्स।